जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अभी जनवरी मंथ चल रहा है, फरवरी और मार्च 2 मंथ अभी बाकी है। तो आपको अभी से अकाउंट्स फाइनलाइजेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन करने हैं तो अभी आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और आपको कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर करनी है। सबसे पहला बात करते हैं सर, ओपनिंग बैलेंस आर करेक्टली पोस्टेड एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। यानी कि सर प्रीवियस ईयर हमने जो भी बैलेंस शीट फाइनल करवाई होगी वो बैलेंस शीट हमने फाइनल करवाई होगी सर सितंबर 2023 के अंदर। फॉर एग्जांपल सितंबर 2023 के अंदर 22-23 फाइनेंशियल ईयर की हमने बैलेंस शीट फाइनल करवाई होगी। सर मार्च के बाद में हमने ये जो डेटा यहां पर उनको दिया होगा तब से लेके हमने अकाउंटिंग की हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पर सर कुछ एडजस्टमेंट हुए थे और उस एडजस्टमेंट के आधार पर जो बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट आपकी टेली की जो बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर के 22-23 की उसकी बैलेंस शीट से कुछ डिफरेंट होगी। तो वहां पर अभी आपको क्या करना है सर, आपको जो भी आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है या फिर अगर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, तो आपको उनके ओपनिंग बैलेंसेस प्रीवियस ईयर की जो भी बैलेंस शीट फाइनल हुई है उसके ओपनिंग बैलेंसेस आपको आपके टेली के अंदर मिला लेने हैं। ये ध्यान रखना है कि सर जो भी बैलेंस शीट्स आपकी मैच हो रही है एज पर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, वो बैलेंस शीट आपके टेली की ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर जब भी हम बैंक की एंट्री करते हैं सर, हमें कुछ चेक हम इश्यू करते हैं, वो चेक सर थोड़े दिनों बाद पास होते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाती है, हम चेक डिपॉजिट करते हैं, कभी चेक बाउंस हो जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपका बैंक रिकंसिलिएशन आपका अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस में अभी तक अगर बैंक रिकंसिलिएशन नहीं किया हुआ है तो प्रॉपर तरीके से सर आप बैंक रिकंसिलिएशन कर लें और जिन पेमेंट को आपने किया हुआ है उनके अगर 90 डेज से ऊपर हो गए हैं और वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो उस एंट्री को आप डिलीट करें या फिर एक नया चेक इश्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सर रिकंसाइल द सेल्स परचेज आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स विद द जीएसटी रिटर्न। जब भी हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं हम टेली की डेटा के आधार पर हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 2 भी सर हमारा जो परचेस का रिटर्न होता है जहां से हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ये दोनों प्रॉपर तरीके से आपकी जो टेली का डेटा है उसके हिसाब से आप अभी से आप मैच कर लें। अभी से आप मैच करोगे तो सर आपको पता चलेगा कि सर अप्रैल से लेके जनवरी तक अगर आपने जितने भी इनवॉइसेस अपलोड किए हुए हैं वहां पर कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है, अमाउंट वेरिएशन कर रहा है, तो वो आप फरवरी और मार्च मंथ के रिटर्न में आप उसको सुधार सकते हो। तो आपके पास में अभी मौका है, तो अभी भी आप क्या कर लें सर, आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। परचेस आप चेक कर लें जीएसटीआर 2B या जीएसटीआर 2A के हिसाब से। आउटपुट टैक्स यानी कि जीएसटीआर 1 आप प्रॉपर तरीके से आपके सेल्स के साथ में मैच कर लें कि जो इनवॉइसेस आपके बुक्स के अंदर है वो इनवॉइसेस आपने अपलोड किए हुए हैं, HSN वाइज डिटेल आपने प्रोवाइड की हुई है कि नहीं की हुई है, ये प्रॉपर तरीके से आप अभी चेक कर लें। क्लियर सस्पेंस अकाउंट। नॉर्मली एक अकाउंटेंट जो होता है कभी बैंक में एंट्री पास करता है और बैंक में एंट्री में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है कि सर ये पेमेंट किसको गया हुआ है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली एंट्री सस्पेंस में क्लियर होती है, एबीसी में क्लियर होती है, हम पोस्ट करते हैं। तो सर वो सस्पेंसेस अभी से आपको क्लियर करना शुरू करना होगा, अदरवाइज सर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी से आप वो सस्पेंस जो है जिसका पेमेंट किया है लेकिन आपको पता नहीं चला है तो वो पेमेंट अभी से आप उसको अपने बॉस के साथ में मिलकर, जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम है उसके साथ में मिलकर आप उसको क्लियर कर लें। क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन। अगर हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, तो मैन्युफैक्चरिंग में सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर आप हर मंथली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटेंट है जो साल में एंड में करते हैं कि यानी कि सर एक ही एंट्री पास कर लेते हैं हम पूरे साल की कि हमने इतना रॉ मटेरियल यूज किया और इससे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ऐसा आपको नहीं करना है सर, एवरी मंथ की आपको वहां पर एंट्री पास करनी है कि रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये आप सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स बोलता है। तो ये स्टॉक का भी आप ध्यान रखें कि सर जो स्टॉक आपका शो हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा तो नहीं है, यानी कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है, तो उसमें जो भी कम हो वो आपको यहां पर लेना। नेक्स्ट क्रेडिटर एंड डेटर्स बैलेंस मैच। सर अब जब हम किसी को कुछ सेल्स करते हैं तो सामने वाली पार्टी सर हमारी रिसिपेंट होती है जो हमसे गुड्स रिसीव करती है और जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, उनके साथ में जो आपके बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस को आप अभी से चेक कर लें।
उनके साथ में जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से अभी से आप चेक कर लें, क्योंकि उनके क्लोजिंग बैलेंसेस और आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आपको वहां पर सेम होने चाहिए आपके बुक्स के अंदर। कैश एक्सपेंसेस आर विद द लिमिट एंड कैश चेक नेगेटिव कैश बैलेंस। नेक्स्ट है सर कैश एक्सपेंसेस। अगर सर आप कोई भी एक्सपेंस करते हो कैश में तो 10,000 रुपीज से ज्यादा का कोई भी एक्सपेंसेस आपकी बुक्स में ना हो, ये आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। देन डे वाइज आप चेक कर लें कि सर आपका किसी भी दिन कैश नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। तो अभी भी आपके पास में ऑप्शन है, अभी भी टाइम है आपके पास में। फरवरी और मार्च मंथ अभी आपके पास में बाकी है। अगर आपका कैश शॉर्ट पड़ता है तो आप बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, किसी पार्टी से आप रिसीव कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास में 31 मार्च तक टाइम है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कैश के बैलेंसेस को, कैश कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, या फिर कैश में अगर आपने कोई पेमेंट किया हुआ है तो 10,000 रुपीज से ज्यादा का आपका कोई कैश एक्सपेंसेस ना हो। लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सर अगर आपका बैलेंस शीट्स के लाइबिलिटीज साइड में लोन्स एंड लाइबिलिटीज में अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन नजर आ रहा है, सिक्योर्ड लोन का मतलब अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है जहां पर हमारी फिक्स डेट पे इंस्टॉलमेंट जाती है, इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आपके बॉस को या फिर जो भी है उनको आपको बोलना है कि आपको लोन स्टेटमेंट चाहिए। तो वो लोन स्टेटमेंट आप लेके आए और उसकी एंट्री करना आप शुरू कर दें। चेक प्रीपेड एंड पेएबल अमाउंट। सर अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किए तो जो इस साल के एक्सपेंसेस थे उसको आपको सेट करना है, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल के हैं आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल्स, तो वो एंट्री करना भी आप ना भूलें, क्योंकि वह भी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आता है सर अकाउंटेंट्स को पता नहीं होता कि सर ये एक्सपेंसेस किस टाइप का है, तो वो क्या करता है सर पीएनएल के अंदर ही डेबिट कर देता है, जबकि वो एक्चुअल में पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके कैपिटल के अंदर डेबिट होता है, एज ए विड्रॉल माना जाता है, या फिर इसको हम ड्रॉइंग बोल सकते हैं। तो अगर आपने गलती से वो एक्सपेंसेस अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया है तो आपको उसको कहां पे शिफ्ट करना है, उसको आपको कैपिटल में शिफ्ट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस आपकी बुक्स के अंदर डेबिट नहीं होना चाहिए। कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब सर यहां पर आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करना है। लास्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर आपका जो हो गया उससे आपको कंपेयर करना है। आपका जो सेल्स है वो आपको कंपेयर करना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कंपेयर करना है, आपके जो इनकम है वो आपको कंपेयर करनी है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हुए आपको चलनी है। अगर आपका प्रीवियस ईयर कम सेल्स था, आपने इनकम टैक्स पर्पज से ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, इस बार आपका ज्यादा सेल्स है और आप कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो सर वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से ये है कि आप प्रॉपर तरीके से उसका कैलकुलेशन करें, उसको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ में कंपेयर करें कि हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं सर टीडीएस रिकंसिलिएशन। अगर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, आपके ऊपर टीडीएस से डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, तो आपने जिस जिस पर्सन को पेमेंट किया हुआ है वो भी टीडीएस के अंदर सेक्शन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है सर, उनका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है या नहीं किया। नहीं किया है तो अभी आप उनका डिडक्ट कर लें और नेक्स्ट मंथ में फरवरी या मार्च में आप उनका पेमेंट करें, और इस वाले जो रिटर्न से यानी कि क्वार्टर का जो रिटर्न अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च का जो रिटर्न जाएगा मई तक, आप उसमें वो डिटेल्स आप प्रोवाइड कर लें। टीडीएस रिसीवेबल शुड बी मैच विद इन 26 एज। अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ, आपका अगर किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो वो आपके 26 एज के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आप मैच कर लें। अभी से आप मैच करना शुरू कर दें, अदरवाइज बहुत सारा टाइम सर हमारे फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं एज ए अकाउंटेंट को लिए, तो आपको टाइम नहीं मिलता बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा काम आप यहाँ पे शुरू कर दें। एक और चीज यहाँ पर कि अगर आपने क्रेडिटर्स जो आपके एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनसे आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, चाहे वो स्मॉल या माइक्रो है, सर उनको अगर आपने 15 डेज या 45 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च तक आप उसका पेमेंट क्लोज कर दें। अदरवाइज सर वो पेमेंट्स यानी कि जो परचेस किया हुआ है आपने वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपके इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर जब आप उसका पेमेंट करोगे तब आप उसका डिडक्शन ले पाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि सर 1 अप्रैल से आपने जितने भी क्रेडिटर्स के गुड्स परचेज किए हुए उनको अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो 31 मार्च तक आप वो पेमेंट कर ला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि हमको समझने थे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते वक्त। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।